अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पंजाब की निगरान हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इलेक्शन की तारीख का ऐलान होने के बावजूद 7 दिन के लिए दफा 144 लगाकर तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर आज ताकत का बिलाजवाज इस्तेमाल किया है। पंजाब में 30 अप्रैल को सूबाई असेंबली के इंतखाबात होने हैं। आज इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ को रैली निकालने नहीं दी गई। सारा दिन लाहौर में 1 से ज्यादा मकामात पर पुलिस और तहरीक इंसाफ के कारकुन आमने सामने रहे। पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई, लाठी चार्ज किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर तहरीक इंसाफ के मुतादिद कारकुनों को जमान पार और आसपास के इलाकों से गिरफ्तार भी कर लिया गया। इसके बाद शाम 6 बजे के करीब हम्माद अजहर ने ऐलान किया कि तहरीक इंसाफ की रैली मंसूख कर दी गई है। ये लोग खून चाहते हैं, ये लोग चाहते हैं इस मुल्क में अनारकी हो ताकि फिर ये जमहूरियत जो है हमारी इसको मुअत्तल कर सके। आज हम सारे अपने कारकुनों को कह रहे हैं कि पुरअमन तरीके से पीछे हट जाएं और अपने घरों को चले जाएं। किसी सूरत भी हमने इनके ट्रैप में नहीं आना। ये चाहते हैं अफरा तफरी हो, ये चाहते हैं लाशें गिरें, ये चाहते हैं खून बहे और इनकी सियासी दुकान चले जमहूरियत को मुअत्तल करके। एक तरफ इलेक्शन का शेड्यूल आ चुका है और दूसरी तरफ इलेक्शन से मुतल्लिका रैली पुरअमन जो कि हो रही थी उसके ऊपर तशद्दुद कर दिया। और निगरान हुकूमत ने, वो हुकूमत जिसका ये काम है सिर्फ इलेक्शन कराने, इसके अलावा उसका और कोई काम नहीं है। और तहरीक इंसाफ का दावा है कि तहरीक इंसाफ के एक निहत्ते कारकुन को पुलिस ने कत्ल कर दिया है। एक तरफ पंजाब में इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ शिकायत कर रही है कि आज़ादाना इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। हालांकि निगरां हुकूमत की जिम्मेदारी ही एक है कि उन्होंने साफ और शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात कराने हैं, मगर इस वक्त निगरां हुकूमत गैर जानिबदार नजर नहीं आ रही है। सूरत हाल पर बात करेंगे पंजाब के निगरां वज़ीर इत्तलात आमिर मीर हमारे साथ मौजूद। आमिर साहब बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल को इलेक्शन का ऐलान किया। जब इलेक्शन होंगे तो इलेक्शन कैंपेन भी होगी, मगर आर्टिकल 144 लगाना, उसके बाद इस तरीके से कारकुनों को टारगेट करना, तहरीक इंसाफ कह रही है आपने हुक्म अदूली की है, कंटेम्प्ट की है सुप्रीम कोर्ट की। कहां पर? लाहौर में? नहीं शाहजेब, देखें लाहौर में तो प्रॉब्लम ये था कि आज यहाँ पे औरत मार्च हो रहा था, दूसरी जानिब ये हया मार्च वाले थे जिनकी तरफ से ये धमकी दी जा रही थी कि हम इन पे तेजाब फेंकेंगे। हमारे लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल थी। फिर कोर्ट के ऑर्डर्स भी आ गए, हालांकि हम पहले भी इनको बता चुके थे कि आपको मार्च करने के लिए हम सिक्योरिटी देंगे, आप कीजिए मार्च। अब ये खान साहब ने जो अपना ये फैसला किया ये आज रैली निकालने का, अब इनका जो रूट था वो नासिर बाग से होके जा रहा है जहां से औरत मार्च जहां पे होना था। अब ये यहाँ से होके इन्होंने अपना अनाउंस किया कि हम जाएंगे दाता दरबार। तो हमारे लिए तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम था कि ये जुलूस जो है इसने जब औरत मार्च के रूट को क्रॉस करना है तो यहाँ पे आपको पता है 3 सूबों में टेररिज्म हो चुका है। अब पंजाब के हवाले से खदशात हैं और फिर यहाँ पे आपको पता है कि लाहौर में PSL को टारगेट किया गया था पिछली मरतबा भी 2 साल पहले। तो यहाँ ये खदशात थे लॉ एंड ऑर्डर के कि कोई किसी किस्म की कोई ऐसा वाकया हो सकता है। आपको पता है अब सुसाइड बॉम्बिंग जो है वो चलती नहीं, मगर आमिर साहब इसमें मसला आपने कहा कि एक तो औरत मार्च था, हया मार्च वालों ने कहा कि औरत मार्च पर तेजाब फेंकेंगे, तो क्रैकडाउन ऑर्गेनाइजर्स ने बताया। तो क्रैकडाउन तो हया मार्च के ऊपर नहीं किया आपने। क्रैकडाउन तो जो नजर आ रहा है कि शेलिंग हो रही है, किस तरीके से गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं, किस तरीके से पुलिस टारगेट कर रही है, वो तो आपने तहरीक इंसाफ के कारकुनों को किया। कहाँ पे? लाहौर में? नहीं, लाहौर में नहीं। आपने इस्लामाबाद में देखा होगा जो औरत मार्च का मसला हुआ है वो इस्लामाबाद में हुआ है। लाहौर में आमिर साहब मैं कह रहा हूँ कि आपने टारगेट तहरीक इंसाफ को किया, हया मार्च को नहीं किया। औरत मार्च पे नहीं कह रहा, वो तो इस्लामाबाद में हुआ, आप दुरुस्त कह रहे हैं। आपने कहा ना कि धमकी तो हया मार्च ने औरत मार्च वालों को दी थी, टारगेट आपने तहरीक इंसाफ को कर दिया। नहीं, तहरीक इंसाफ कहाँ पर टारगेट हुई है? आप ये देखें कि अब अचानक मतलब अब मैं थोड़ी सी ये पॉलिटिकल बात हो जाती है, मैं मतलब निगरान गवर्नमेंट के वजीर की हैसियत से करनी नहीं चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप 2 रोज पहले तक अदालतों में पेश नहीं हो रहे। आप कह रहे हैं कि जी मेरी टांग का प्लस्तर और मुझे फाइल्स का मसला हो गया, मैं अदालत में पेश नहीं हो सकता, वीडियो लिंक पे ले लें। और फिर अचानक आप 2 रोज बाद ये अनाउंस कर देते हैं कि मैंने इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी है। तो इसका मतलब है कि ये जुडिशरी को भी मामू बना रहे हैं और पुलिस को भी मामू बना रहे हैं। मगर आमिर साहब जो जुडिशरी को अगर वो मामू बना रहे हैं तो अदलिया खुद देखे ना ये मामला
निगरान हुकूमत का काम तो नहीं है कि इस मामले को देखेगी कि क्योंकि अदालत में नहीं पेश हो रहा है इसलिए हम क्रैकडाउन करेंगे, 144 लगा देंगे और इनको रैली नहीं निकालने देंगे? देखिए 144 जो है वो आइन कानून में है ना 144। जब हमने 144 लगाई और अगर आप समझते हैं कि हमने तहरीके इंसाफ को टारगेट किया तो फिर उसकी रेमेडी क्या है? उसकी रेमेडी है कि आप अदालत में जाते हैं और वहां से कोर्ट ऑर्डर हासिल करते हैं। अब अगर आप ये करने की बजाय डंडे और पत्थर लेके सड़कों पर निकल आएंगे और पुलिस वालों के सर फाड़ेंगे, इन्होंने 11 पुलिस वाले जख्मी किए हैं, एक एसपी का सर फाड़ा है, तो ये तो देखे ना, अब हम ठीक है माना कि निगरान है, लेकिन क्या बिल्कुल हाथ पैर छोड़ के बैठ जाएं? मगर आमिर मिर्ज़ा साहब नजर आ रहा है कि पुलिस ने पहले अग्रेशन दिखाया है, वहां खवातीन मौजूद हैं, निहत्ती मौजूद हैं, उन पर भी अग्रेशन दिखाया गया है। नहीं, आपने कोई एक वीडियो देखी होगी, यहाँ पे ये सारे दिन से ये पत्थर मार रहे हैं, उकसा रहे हैं, डंडे लेके ये निकले हुए हैं। इवन इनकी खवातीन जो हैं डंडा बरदार, उनकी वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हैं। अब देखें, अगर ये समझते हैं कि ठीक है आप अदालत में नहीं पेश होना चाहते, अदालत का मसला है, अदालत निपटे, लेकिन जब 144 इन्फोर्स कर दिया गया और ये फैसला किया गया कि जब तक PSL का फाइनल नहीं हो जाता यहाँ पे 144 की इन्फोर्समेंट होगी, तो उसके बाद अब 144 ये कहता है कि आप 4 या 4 से ज्यादा लोग सड़क पे नहीं आएंगे। आपने जाके कोर्ट में तो चैलेंज नहीं किया, जब आप सड़कों पे इकट्ठे हो गए हैं दर्जनों और फिर सैकड़ों, और उसके बाद पुलिस जो है 144 के मुताबिक उसने लाउड स्पीकर से अनाउंस किया कि आप ये नहीं कर सकते, आप इससे टल जाएं। वैसे मगर जब वो नहीं, मगर देखिए आप एक तो कोर्ट में उन्होंने चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है, मगर PSL के फाइनल, PSL तो काफी टाइम से हो रहा है लाहौर में, 8 मार्च का नोटिफिकेशन है और 7 दिन के लिए, या तो औरत मार्च के लिए था तो फिर 1 दिन के लिए होता, अगर 7 दिन के लिए है, 8 मार्च का नोटिफिकेशन है, तो आप तो तहरीक इंसाफ ही को टारगेट कर रहे हैं ना? नहीं, 8 मार्च को औरत मार्च तो पिछले 1 साल से पता था ना होना है, तो खान साहब जो है वो 1 दिन सब्र नहीं कर सकते? अगर वो 1 दिन सब्र कर लेते तो फिर आप आज ही के लिए करते ना, आपने 7 दिन के लिए क्यों ये आर्टिकल 144 लगाया है? 7 दिन के लिए, चूंकि PSL जब खत्म होगा तब तक यहाँ पे बड़ा मसला। देखें, मैंने आपको बताया 2 साल पहले PSL को टारगेट किया गया, सुइसाइड बॉम्बर पहुंचा कजाफी स्टेडियम तक, वो तो रिक्शे में एक्सप्लोड हो गया, उससे मिस हैंडल हो गया। मगर आमिर मिर्ज़ा फिर इमरान खान साहब ने जब रैली का ऐलान किया उसके बाद 8 मार्च को क्यों 144 आया? PSL तो पहले से हो रहा है, पहले 144 का ये नोटिफिकेशन करते अगर तहरीक इंसाफ स्पेसिफिक नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको कि आज औरत मार्च था, इसलिए ये प्रॉब्लम जो लॉ एंड ऑर्डर की, मैंने आपको पूरे रूट की भी सूरत हाल बता दी है। ये नासिर बाग से होके ये रूट सारे का सारा जो रैली है, इसने दाता दरबार जाना था। प्रॉब्लम देखें, जब कोई वाकया हो जाता है तो फिर कहेंगे जी कि देखें ये वाकया हो गया और ये जिम्मेदार हैं। अब अगर देखें ना, ये असूल की बात है कि आइन और कानून में 144 मौजूद है, उसकी इन्फोर्समेंट हो गई, आप कहते हैं कि ये गलत है, तो जुडिशरी कितनी दफा फैसले देती है कि ये गलत है? देती है ना जी फैसले, तो कोर्ट में जाए ना आप। अब आप रात को अनाउंस कर रहे हैं हम कोर्ट में जाएंगे, भाई जब ये आपको पता लग गया कि इन्फोर्स हो गया है तो इनको तो जुडिशरी फौरन फैसला देती है ना इनके हक में, तो फौरन अदालत जाते कहते जी ये ऐसे कर रहे हैं तो हमें जो है ना आप 3 बजे से पहले, 2 बजे से पहले हमें आप फैसला दें, हमारा जो है जी ये रैली जो है इसने जाना है दाता दरबार। आमिर साहब जो इल्ज़ाम है उनका, वो इल्ज़ाम यह है कि असल में निगरान हुकूमत चाहती है, और निगरान हुकूमत एक टूल के तौर पर, PDM के टूल के तौर पर काम कर रही है, वो चाहती है कि इंतखाबात वक्त पर ना हो, इसलिए आप तसादुम चाहते थे, मगर उन्होंने तसादुम नहीं किया और अपनी रैली को ही ख़त्म कर दिया ताकि तसादुम ना हो, इलेक्शन टाइम पर हो जाए। आप इलेक्शन डिले कराना चाहते हैं और बहाना चाहते हैं, उसका ये उनका इल्ज़ाम है। इसको उलट कर लें, बिल्कुल इसको उलट करके आप ही बोल दें या मैं बोल दूं? आप बोल दीजिए क्या बोलना चाहते हैं। वो कह रहे हैं इसको उलट करते हैं, जो कुछ वो कह रहे हैं। इलेक्शन का शेड्यूल आ गया है, इलेक्शन जो है निगरान हुकूमत का बुनियादी काम इलेक्शन करवाना है, हम बिल्कुल इलेक्शन करवाएंगे, इलेक्शन की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब ये अगर खान साहब जो हैं उनकी आज रैली बनी नहीं, बंदे इकट्ठे नहीं हुए, तो वो ये कह दें कि मैंने कानून का एहतराम किया, वो तो कभी उन्होंने किया ही नहीं, आप भी जानते हैं, कभी किया? ये मेरा आपसे सवाल है। जो अदालतों को नहीं बंदा मानता उसने कानून का क्या एहतराम करना है? उनसे मुज़ाकरात की भी कोशिश हुई, उन्हें रोका गया कि आज का दिन ना करें, नहीं बाज है। तो ये तो यानी उनको फिर कल से इजाजत होगी, आप 144 खत्म कर देंगे? आज हो गया औरत मार्च, इलेक्शन होने 30 अप्रैल को, अदालत के हुक्म के तहत हो रहे ना शाहजेब, 7 दिन तो रहेगी ना। PSL खत्म हो जाए तो फिर 144 भी खत्म कर देंगे, और अदालत स्ट्राइक डाउन कर दे तो कर दे। फिर वो अदालत जा रहे हैं, अदालत स्ट्राइक डाउन कर दे तो कल कर दे तो कल खत्म है, ठीक है। अदालत के तो फैसले सब मानते हैं ना। और उन्हें इलेक्शन कैंपेन की इजाजत होगी, गिरफ्तारियां, क्रैकडाउन, ये सब नहीं हो रहा होगा उनके साथ?
जाहिर है, मतलब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो गया है, तो अगर इलेक्शन कैंपेन शुरू करनी है पॉलिटिकल पार्टीज ने, तो उन पे कौन रखना डाल सकता है। और जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि 30 अप्रैल को इलेक्शन होना है और इलेक्शन लॉस के तहत उन्हें कैंपेन की इजाजत है, और वो कह रहे हैं आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की हुकुम अदूली की है, कंटेम्प्ट लगेगी निगरान हुकूमत पर। तो लगा दे सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट, जाके हम उनको अपनी पोजीशन एक्सप्लेन कर देंगे। और निगरान हुकूमत कतई तौर पर नहीं चाहती है कि इंतखाबात 30 अप्रैल से डिले हो, जैसा कि पीडीएम वाज़ेह नजर आ रहा है कि वो कहते हैं कि वो नहीं चाहते कि इंतखाबात सूबे में और वफाक में एक साथ हो। कि ये पहली निगरान कैबिनेट है पंजाब की जिसमें टेक्नोक्रेट्स है ना, कोई बैरिस्टर है, कोई डॉक्टर है, कोई एजुकेशनिस्ट है, कोई जर्नलिस्ट है, इसी तरह है ना जी। तो ये निगरान गवर्नमेंट जो है, इसने इलेक्शन रुकवा के और अपना टेन्योर एक्सटेंड करवा के क्या हासिल करना है, आप मुझे बता दें। सबके पास पोर्टफोलियो रहेंगे एक्स्ट्रा टाइम के लिए, चीफ मिनिस्टर साहब के पास एक्स्ट्रा टाइम के लिए पोर्टफोलियो रहेगा, मिनिस्टर रहने के लिए और चीफ मिनिस्टर रहने के लिए करना है। ठीक हो गया। तो अब ये जो पोर्टफोलियोज है, इनका अचार डालना है। हम इससे क्या ले रहे हैं? ना चीफ मिनिस्टर को सैलरी ले रहे हैं, ना पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, ना कैबिनेट 8 बंदों की कैबिनेट है, पंजाब की तारीख की सबसे मुख्तसर कैबिनेट है। कोई बंदा ना सैलरी ले रहा है, ना कोई प्रोटोकॉल ले रहा है, ना कोई बंदा किसी किस्म का घर लिया, ना कोई प्रिविलेज ले रहा है। हम तो अपने पल्ले से खर्च करके इस काबीना में चल रहे हैं, ये आप चेक करवा लें। मतलब इख्तियार तो है ना सबके पास, मगर आमिर मीर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब के पास, वज़रा के पास इख्तियार तो है ना, वरना कोई अपना नुकसान करके वजीर बना हुआ है तो किस लिए बना हुआ है, क्या किस बेहतरी के लिए बना हुआ है? अगर इलेक्शन नहीं कराना है 30 अप्रैल को और उसी के ऊपर इल्जाम लग रहा है कि आप इलेक्शन नहीं कराना चाहते हैं। शाहजेब, वो जो इख्तियार है आप मुझे बता दें, आप ढूंढ के बता दें किस वजीर ने कौन सा इख्तियार मिसयूज किया। इख्तियार तो आज लाहौर में हुआ ना, नजर आ रहा है आमिर मीर साहब, आज लाहौर में जो हुआ है वो मिसयूज ही तो हुआ है, नजर आ रहा है। एक पॉलिटिकल रैली के ऊपर क्रैकडाउन किया है। नहीं, कोई पॉलिटिकल रैली हुई नहीं, रैली के लिए बंदे इकट्ठे ही नहीं हो पाए, रैली निकली नहीं, तो कौन सी पॉलिटिकल रैली पे क्रैकडाउन हुआ है? उन्होंने पत्थर मारे, उन्होंने डंडे लेके पुलिस पे हमले किए। ये मैं आपको बता रहा था, 144 जब वायलेट होती है, पहले आप उनको वार्निंग देते हैं, दूसरी स्टेज पे आप उनको जो है ये शेलिंग होती है, तीसरी स्टेज पे लाठीचार्ज होता है, चौथी स्टेज पे फायरिंग होती है। तो आप देख लें। तो फिर तय है कि 19 मार्च को होना है फाइनल, 15 तक आपने लगाई हुई है, 19 मार्च के बाद करें जिसने इलेक्शन कैंपेन करनी है। अगर अदालत कर दे तो कर दे, और उसके बाद फिर मुकम्मल तौर पर इजाजत है सबको रैली करने की, पुलिस बीच में नहीं आ रही होगी, रैली करें, जलसे करें, कैंपेन करें, सब करें इलेक्शन तक। देखें, सभी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन मोड में जब मुल्क चला जाएगा और इलेक्शंस जो हैं उनका शेड्यूल अनाउंस हो चुका होगा, तो फिर जाहिर है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपनी कैंपेन करेंगी। शेड्यूल आज अनाउंस कर दिया है पंजाब के इलेक्शन का इलेक्शन कमीशन ने। वही तो मैं कह रहा हूँ, अब ये चंद दिन रुक जाएं, 2-4 रोज ही है ना, ये फाइनल हो लेने दें, तो उसके बाद करें जो करना है। बहुत शुक्रिया। ब्रेक शामिल करते हैं। जनरल फैज हमीद के हवाले से मरियम नवाज ने नए मुतालबात सामने रख दिए हैं। जनरल फैज हमीद का जवाब भी सामने आ गया है। बड़े आम हकाइक यहाँ पे सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। दुनिया भर में ख़वातीन का दिन मनाया जा रहा है और उसकी मुनासबत से पाकिस्तान में ख़वातीन की मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ निकाली गई और गुज़िश्ता 6 सालों की रिवायत को बरकरार रखते हुए इस साल भी लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान और हैदराबाद में औरत मार्च किया गया, जबकि कराची में औरत मार्च की ऑर्गेनाइजर्स ने आज इस साल होने वाले औरत मार्च का अपना मंशूर भी पेश किया और मंशूर के मुताबिक तमाम फैक्ट्रीज, फॉर्म्स, घरों और दीगर जगहों पर काम करने वाले अफराद को कम अज़ कम उजरत की फराहमी यकीनी बनाई जाए और जो इसकी खिलाफ वर्जी करे उन पर जुर्माने लगाए जाएँ। हुकूमत अपने सिविलियन और नॉन सिविलियन अखराजात को कम करे, गोल्फ क्लब्स और हाउसिंग स्कीम्स में खर्चे और सरमायाकारी खत्म करे, ब्यूरोक्रेसी को दी जाने वाली मराद और हुकूमती फजूल खर्चियों को कम करके इन पैसों को पाकिस्तान के अवाम पर खर्च किया जाए, खासकर सैलाब से मुतासरा खानदानों पर। अब औरत मार्च के मंशूर के मुताबिक रियासत पाकिस्तान सैलाब मुतासरीन की फौरी किफालत का बंदोबस्त करे और मुतासरा खवातीन और ख्वाजा सराओं के लिए आइन के आर्टिकल 38 के तहत खाने, पनागा, बुनियादी सेहत की सहूलियात और माहाना पैसों की अदायगी करे। हुकूमत बॉन्डेड लेबर का फौरी खात्मा करे, जिनमें से अक्सर अकलियती बरादरी से हैं, और आइन पर अमल करते हुए तमाम प्राइवेट जेल्स का खात्मा करे। खवातीन, ख्वाजा सराओं, ट्रांसमैन और नॉन बाइनरी अफराद के लिए शेल्टर्स का इंतजाम किया जाए और साथ ही पहले से मौजूद दारुल अमान और शेल्टर्स की फंडिंग में इजाफा किया जाए और उनकी सहूलियात को बेहतर किया जाए। औरत मार्च की जानिब से डिमांड की जाती है कि वफाकी हुकूमत ट्रांसजेंडर पर्सनस एक्ट 2018 को अपनी असली शक्ल में बहाल करे, जिसमें ट्रांसजेंडर अफराद को अपनी सिनफी शनाख्त के मुताबिक रजिस्टर होने का इख्तियार दिया जाए। ख्वाजा सराओं के खिलाफ बढ़ते हुए तशद्दुद के वाक़यात के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए, जबरी तौर पर मजहब की तब्दीली को रोका जाए और चाइल्ड मैरिज पर भी पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि ये अमल आइन में दिए गए आइनी हुकूक और मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी है।
हर साल की तरह इस साल भी मार्च के शुरू होते ही औरत मार्च की मुंतजिमीन को कई रुकावटों का सामना करना पड़ा। कराची में होने वाले औरत मार्च के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में पटिशन दायर कर दी गई और मौक़िफ़ अपनाया गया कि औरत मार्च पर पाबंदी आयद की जाए, क्योंकि इसमें जो नारे लगाए जाते हैं वो पाकिस्तान के मुआशरती इक़दार के खिलाफ है। इस पटिशन को अदालत ने न सिर्फ मुस्तरद किया बल्कि दरख्वास्त गुजार पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी आयद किया। इस दौरान अदालत ने रिमार्क दिए कि जिन नारों पर दरख्वास्त गुजार एतराज़ उठा रही हैं उनमें कुछ भी गलत नहीं है। पाकिस्तान का आइन अपने तमाम शहरियों को आज़ादी इज़हार राय का हक देता है। अब ये एक खुश आइंद अमल है, क्योंकि इससे पहले न सिर्फ औरत मार्च के खिलाफ मुल्क भर की अदालतों में दरख्वास्तें दायर की जाती रही हैं, बल्कि गुज़िश्ता साल तो खुद साबिक हुकूमत के वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर नूरुल हक क़ादरी ने औरत मार्च पर पाबंदी आयद करने के लिए वज़ीर आज़म को ख़त लिखा था। और ये कोई पहला वाक़या नहीं है। हर साल औरत मार्च से पहले एक प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू कर दी जाती है। इस मार्च को या इस मार्च में आने वाली ख़वातीन को और उनकी जानिब से अपने हुकूक के मुतालबात को डिस्क्रेडिट किया जाता है। इस साल भी औरत मार्च लाहौर इस्लामाबाद में बदनज़मी देखी गई। इस्लामाबाद में तो पुलिस की जानिब से मार्च के शुरका को ही लाठीचार्ज और खारदार तारों से रास्ता रोकने की कोशिश की गई और पुलिस अफसर जिनकी जिम्मेदारी थी कि मार्च में शामिल ख़वातीन की हिफाजत करते, उनके हक़ की हिफाजत करते, वो ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी करते नजर आए। लेकिन इन तमाम रुकावटों के बावजूद मार्च अपने रास्ते पर जारी रहा। जबकि इस वाक़े पर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने अपनी ट्वीट में मुआतरत करते हुए कहा है कि ख़वातीन मार्च में शुरका के साथ होने वाली बदसलूकी पर इंतहाई माज़रत ख्वाह हूँ। ख़वातीन इंतहाई काबिल एहतराम है। वाक़े पर दिली अफसोस है। IG पुलिस इस्लामाबाद को तलब कर लिया है। ज़िम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई करेंगे। जबकि एक और ट्वीट में उन्होंने बताया कि औरत मार्च के शुरका पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। बदतमीज़ी करने वाले बाकी अफराद की भी निशानदेही की जा रही है और उनके खिलाफ भी बाकायदा एक्शन लिया जाएगा। अब ये तशवीशनाक अलमिया बनता जा रहा है कि हर साल मार्च का महीना शुरू होते ही औरत मार्च और ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से तनकीद और प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू हो जाती है। लेकिन ख़वातीन के खिलाफ जराइम की बढ़ती तादाद और मर्दों और ख़वातीन के बुनियादी हुकूक में तफरीक के खिलाफ, ख़वातीन की हक तलफी के खिलाफ उस तरह आवाज़ नहीं उठाई जाती है। और यूँ हर साल ख़वातीन के हुकूक के हवाले से पाकिस्तान बदतरीन रेटिंग्स वाले ममालिक में शुमार होता है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम हर साल अपनी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट शाया करता है, जिसमें मर्दों और ख़वातीन के हुकूक में फ़र्क का जायज़ा लेते हुए मुख्तलिफ ममालिक को रेट किया जाता है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की गुज़िश्ता साल शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में मर्दों और ख़वातीन के दरमियान बुनियादी हुकूक के फ़र्क में मज़ीद इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक 146 ममालिक में से बुनियादी हुकूक के फ़र्क के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का दूसरा बदतरीन मुल्क है और आलमी ममालिक की रेटिंग्स में इसका 145वां नंबर रहा। जबकि मर्दों और ख़वातीन के बुनियादी हुकूक में फ़र्क के लिहाज से पाकिस्तान सिर्फ अफगानिस्तान से बेहतर है। इस रिपोर्ट में दुनिया भर के 146 ममालिक में मर्दों और ख़वातीन के दरमियान सेहत और तालीम के हुसूल और मुआशी और सियासी सरगर्मियों में शिरकत के हवाले से फ़र्क का जायज़ा लिया गया। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 के मुताबिक मुआशी सरगर्मियों और मौक़े के हवाले से 146 ममालिक में से पाकिस्तान का 145वां नंबर है, जबकि तालीम के हुसूल के मसावी हुकूक में पाकिस्तान का 135वां नंबर है। इसी तरह सेहत की बुनियादी सहूलियात के हवाले से पाकिस्तान का 143वां नंबर रहा, जबकि सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने में पाकिस्तान का 95 नंबर रहा। जबकि इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कोरोना के दिनों में लेबर मार्केट को पहुंचने वाले नुकसान और बुनियादी सेहत की सहूलियात में कमी से रोज़मर्रा के अखराजात में इजाफा हुआ है और इस इजाफे से सबसे ज़्यादा ख़वातीन मुतासिर हुई हैं। और ये बात पाकिस्तान के हवाले से भी काफ़ी हद तक दुरुस्त साबित होती है, क्योंकि गुज़िश्ता साल सैलाब के दौरान भी सबसे ज़्यादा ख़वातीन मुतासिर हुई थी। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल सैलाब से मुतासरा 3 करोड़ 30 लाख अफराद में 6.5 लाख वो हमला ख़वातीन भी थीं जिनकी सेहत को बारिशों से होने वाले नुकसान और उसके बाद फैलने वाली बीमारियों से ज़्यादा खतरा था। सिर्फ यही नहीं, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 3 सालों में मुल्क भर से सिनफी तशद्दुद के 63,000 केसेस सामने आए, जिसमें से 4,000 सिर्फ वो केसेस हैं जो 2020 में कोरोना के दौरान लॉकडाउन के दिनों में सामने आए, जबकि इनमें से 80% केसेस घरेलू तशद्दुद से मुताल्लिक थे। इस हवाले से वफाकी वज़ीर शेरी रहमान का कहना था कि 90% ख़वातीन ज़िंदगी के किसी न किसी मौके पर घरेलू तशद्दुद का सामना करती हैं, जबकि उनमें से 50% ख़वातीन इन केसेस को रिपोर्ट ही नहीं करती हैं और सिर्फ 0.4% ख़वातीन इन केसेस के हवाले से अदालत का रुख करती हैं। जबकि नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की एक और रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2021 में सिनफी तशद्दुद के 14,189 केसेस रिपोर्ट हुए और ये वो केसेस हैं जो रिपोर्ट होते हैं। असल तादाद इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि तमाम तर कानून साजी के बावजूद हमारे मुआशरे का निज़ाम ही ऐसा है कि घरेलू तशद्दुद को घर की बात कहा जाता है और ये कहकर ख़वातीन को चुप करवा दिया जाता है कि ख़वातीन कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाती, अदालतें ख़वातीन के जाने की जगह नहीं होती
और इसी तरह ख़वातीन के खिलाफ जराइम की रोकथाम ही नहीं हो पाती है और इसमें इजाफा होता चला जाता है। दिसंबर 2021 में वजारत इंसानी हुकूक ने अपनी एक रिपोर्ट में कौमी असम्बली को बताया कि गुज़िश्ता 4 सालों के दौरान मुल्क भर में ख़वातीन से ज़्यादती के 14,000 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट हुए। यानी हर साल पाकिस्तान में औसतन 3,500 ज़्यादती के वाक़यात रिपोर्ट हुए। सिर्फ यही नहीं, ख़वातीन के खिलाफ जिनसी तशद्दुद और वर्क प्लेस हैरेसमेंट में भी इजाफा देखा गया। ये वो मसाइल हैं जिनका पाकिस्तान में ख़वातीन को सामना है, जबकि पाकिस्तान में बच्चियों और लड़कियों के हुकूक के हवाले से भी आलमी इदारे न सिर्फ आगाह कर रहे हैं बल्कि उनके मनफी नताइज से खबरदार भी कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक पाकिस्तान में 21% लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में कर दी जाती है और 3% ख़वातीन की शादी 15 साल से भी कम उम्र में कर दी जाती है। 15 साल वो उम्र है जिसमें एक बच्ची अपनी ज़िंदगी और अपनी सेहत के हवाले से बुनियादी फ़ैसले करने की सलाहियत नहीं रखती और उस पर एक बच्चे को पालने की जिम्मेदारी डाल दी जाती है। इन एदाद-ओ-शुमार को देखने के बाद ये सवाल उठता है कि क्या एक औरत को अपने जिस्म और अपनी ज़िंदगी के हवाले से इतने बड़े और अहम फैसले करने का इख्तियार नहीं होना चाहिए? जब 18 साल से कम उम्र बच्चे या बच्ची का शनाख्ती कार्ड नहीं बन सकता, उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जा सकता क्योंकि इस उम्र में उनका जहन पुख्ता नहीं होता, वो अहम फैसले नहीं कर सकते, तो फिर शादी जैसा ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला कैसे कर दिया जाता है? हमारे माशरे में ये भी एक तल्ख हकीकत है कि ख़वातीन को अपने ही करीबी अफराद की तरफ से हिरासां किए जाने का मसाइल का सामना है। मददगार नेशनल हेल्पलाइन के मुताबिक 93% ख़वातीन को जिनसी तौर पर हिरासां किए जाने की शिकायत है और उनमें से 70% ख़वातीन को उनके करीबी अफराद ही हिरासा करते हैं। दफातर में ख़वातीन को हिरासा किया जाता है, उन्हें काम करने में मुश्किलात का सामना होता है। यह वो अदद-ओ-शुमार जिनकी वजह से ख़वातीन मार्च करने और अपने हुकूक के हुसूल के लिए एहतजाज करने पर मजबूर हैं, अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाने पर मजबूर हैं। प्रोग्राम में बड़े शामिल करते हैं। साबिक DGC और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद रिटायरमेंट से पहले भी तनकीद की जद में थे और अब रिटायरमेंट के बाद भी उन पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। नून लीग की तरफ से उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल के मुतालबात जोर पकड़ते जा रहे हैं और उन पर तनकीद अब नून लीग के बयानिए का हिस्सा बन चुकी है। आज भी मरियम नवाज ने उन पर सख्त तनकीद की, मगर मरियम नवाज और नून लीग के दीगर लीडरान की तरफ से मुसलसल तनकीद के बाद आज पहली दफ़ा साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का मौक़िफ़ सामने आ गया है और इस मौक़िफ़ में लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात की तरदीद नहीं की, बल्कि जिम्मेदारी साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर डाल दी है। इस वक्त नून लीग का बयानिया है कि जनरल फैज़ हमीद ने उनकी चलती हुई हुकूमत गिराने में अहम किरदार अदा किया, इमरान खान को लाने में अहम किरदार अदा किया, लेकिन जनरल फैज़ का दावा है कि 2017 और 18 में वो सिर्फ एक मेजर जनरल थे और क्या फौजी डिसिप्लिन में तनहा मेजर जनरल हुकूमत ख़त्म कर सकता था? फौज में फैसला सिर्फ चीफ का होता है और तमाम फैसले अदालतों ने किए। आज जनरल फैज़ हमीद कह रहे हैं कि सारे फैसले अदालतों ने किए, मगर उन पर अदालतों को मैनेज करने से मुतालिक भी इल्ज़ामात लगे हैं और इस हवाले से हमने उन्हें सवालात भी भेजे हैं। जबकि दूसरी तरफ मरियम नवाज ने साबिक DGISI फैज़ हमीद के मुबैना किरदार से मुतालिक उनके कोर्ट मार्शल की हिमायत की और कहा कि उन्हें निशाने इबरत बनाना चाहिए। जबकि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि कोर्ट मार्शल इदारा कर सकता है, सिविलियन हुकूमत नहीं कर सकती। साथ ही उन्होंने जनरल फैज़ हमीद के भाई के खिलाफ इंक्वायरी से मुतालिक भी अपना रद्द-ए-अमल दिया। कोर्ट मार्शल जो है वो वज़ारत दाखिला नहीं करती, वो अदारा ही करता है, GHQ ही करता है। सियासतदान तो मुतालबा करते हैं और उनके भाई के और उनके सासों के हवाले से जो बातें हुई हैं वो तो FIA के दायरे में आती हैं। एक इंक्वायरी, एक तहकीक हो रही है, अभी उस पर बात करना कबल अज़ वक्त होगा। कोई चीज़ें जो है वो सामने आएंगी तो उसके बाद फिर आपको आगाह कर दिया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन के जो अदारे हैं वही कर रहे हैं। मगर साबिक DGISI फैज़ हमीद का दावा है कि 2017 और 18 में एक मेजर जनरल की हैसियत से वो अकेले कैसे हुकूमत ख़त्म कर सकते थे। फ़ौज में फैसला साजी सिर्फ आर्मी चीफ की होती है। अब अहम बात यह है कि फैज़ हमीद ने मेजर जनरल की हैसियत से मुल्क में फ़ैसले जनरल कमर जावेद बाजवा की हिदायत पर ज़रूर किए। उन फैसलों में नून लीग की हुकूमत को कमज़ोर करना, इमरान खान के इक़्तिदार के लिए रास्ता हमवार करना शामिल था, सियासी इंजीनियरिंग शामिल थी और उनमें से अक्सर की तस्दीक जनरल कमर जावेद बाजवा भी कर चुके हैं। फरवरी 2021 तक खुद अपने सियासी किरदार का एतराफ़ भी कर चुके हैं। मगर एक वक्त ऐसा भी आया कि जब जनरल फैज़ हमीद साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए इतने अहम हो गए थे कि इमरान खान ने मौजूदा आर्मी चीफ यानी जनरल आसिम मुनीर को DGISI के ओहदे से हटाकर जनरल फैज़ हमीद को ISI का सरबराह लगा दिया, जिसकी वजह यह रिपोर्ट हुई कि जनरल आसिम मुनीर ने DGISI की हैसियत से इमरान खान के करीबी लोगों की बदउनवानियों की निशानदही की, जिसमें बुशरा बीबी और उनकी दोस्त फराह खान के एक बिजनेस टाइकून से लेन देन के मामला शामिल थे। और ये बात उन्होंने जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बताई तो इमरान खान ने कोई एक्शन लेने के बजाय नाराज़ होकर जनरल आसिम मुनीर को ही ओहदे से हटा दिया और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को DGISI लगा दिया और फिर 2 साल तक
जनरल फैज़ हमीद ने मुल्क में सियासी इंजीनियरिंग की एक नई मिसाल कायम की और उन पर इल्जाम लगे कि इमरान खान की हुकूमत के लिए कानून साजी कराने, इत्तेहादियों को असेंबली लाने, सेनेट इलेक्शन मैनेज कराने, मीडिया मैनेज करने, नैब को मैनेज करने से लेकर खुद वज़ीर आज़म इमरान खान के एतमाद का वोट हासिल करने जैसे अहम और मुतनाज़ा काम किए। और जाहिर है कि जनरल कमर जावेद बाजवा इन तमाम मामला से बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते, मगर फिर जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के रास्ते भी अलग होते गए। और जनरल कमर जावेद बाजवा का दावा है कि इदारे ने सियासी अदम मुदाखलत की पॉलिसी अपनाई और जनरल फैज़ हमीद को DGISI के ओहदे से हटाने का फैसला किया, मगर इमरान खान कोशिश करते रहे कि इदारे इसी तरीके से काम करें, जिसके लिए वो किसी भी सूरत जनरल फैज़ हमीद को DGISI के ओहदे पर बरकरार रखना चाहते थे। आम बात यह है कि 2017 में जब लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद मेजर जनरल थे तो उन पर नून लीग इल्ज़ाम लगाती थी कि वो मुबैना तौर पर अदालतों को मैनेज करते थे, मनपसंद फैसले दिलवाने के लिए दबाव डालते थे। अदालत के अंदर से भी आवाज़ उठी और उनका नाम लिया गया। और इस मैनेजमेंट की एक मिसाल सहाफ़ी जावेद चौधरी के 29 दिसंबर के कॉलम में देखी जा सकती है। गुज़िश्ता साल के आखिर में सहाफ़ी जावेद चौधरी ने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से 6 घंटे की तवील मुलाकात की और इस मुलाकात से मुतालिक उन्होंने 27 दिसंबर को एक कॉलम लिखा और फिर 29 दिसंबर को एक और कॉलम लिखकर बताया कि कैसे जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने मिलकर मुल्क में मुबैना सियासी इंजीनियरिंग की। कॉलम के मुताबिक हनीफ अब्बासी ने नवंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान और जहांगीर तरीन के खिलाफ 2 पटिशंस दायर की और इस्तदा की कि ये दोनों हजरात आइन के आर्टिकल 62 और 63 के तहत सादिक और अमीन नहीं हैं, उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाए। कॉलम के मुताबिक जस्टिस साकिब निसार उस वक्त चीफ जस्टिस थे, कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ और फैज़ हमीद मेजर जनरल और ISI में DGC थे। चीफ जस्टिस ने अपनी सरबराही में 3 रुकनी बेंच बना दिया। समाअत शुरू हुई तो इमरान खान और जहांगीर तरीन फंसते चले गए। जहांगीर तरीन ने जनरल बाजवा से रब्ता किया और इमरान खान को साथ लेकर उनके घर पहुंच गए। इमरान खान ने जनरल बाजवा से मुकदमे में मदद मांगी। मियां नवाज शरीफ उस वक्त तक पनामा केस में डिस्क्वालीफाई हो चुके थे और इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन सामने नजर आ रही थी। जनरल बाजवा ने DGC मेजर जनरल फैज़ हमीद को इमरान खान की मदद करने की हिदायत कर दी। जनरल फैज़ हमीद ने मुल्क के एक मशहूर वकील को अपना नुमाइंदा बनाकर चीफ जस्टिस साकिब निसार के पास भिजवा दिया। ये वकील साहब लाहौर में चीफ जस्टिस से मिले, इब्तिदाई बातचीत हुई और उसके बाद जनरल फैज़ हमीद और जस्टिस साकिब निसार की मुलाकात हुई, मगर साकिब निसार इमरान खान और जहांगीर तरीन दोनों को बैक वक्त सादी को अमीन डिक्लेयर करने के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि मेरे साथी जज नहीं मानेंगे, आप दोनों में से किसी एक को बचा लें। फैसला हुआ कि जहांगीर तरीन को कुर्बान कर दिया जाए, लेकिन फ्यूचर में उनकी बहाली की गुंजाइश जरूर रखी जाए। कॉलम के मुताबिक इसके बाद चीफ जस्टिस को 2 वकील दिए गए। उन वकीलों ने इमरान खान और जहांगीर तरीन का फैसला लिखा। 15 दिसंबर 2017 को फैसला सुनाने का ऐलान हुआ। 3:20 पर इमरान खान को सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दिया गया, जबकि जहांगीर तरीन मुजरिम करार पाकर सियासत से ताहयात नाअहल हो गए। तरीन साहब बैलेंसिंग एक्ट का शिकार हो गए और फिर इमरान खान चंद दिन बाद शुक्रिया अदा करने एक बार फिर जनरल बाजवा के घर पहुंच गए और उनसे फरमाइश की कि हमने जहांगीर तरीन को ज़रूर बचाना है, मैं उसके बगैर हुकूमत नहीं चला सकूंगा। और फिर फैज़ हमीद को एक बार फिर टारगेट दे दिया गया। लेकिन फिर फरवरी 2018 में इमरान खान का बुशरा बीबी से निकाह हो गया। मार्च में इमरान खान की जनरल बाजवा से तीसरी मुलाकात हुई, उसमें जहांगीर तरीन का जिक्र आया तो इमरान खान ने कहा कि जनरल साहब आप इसको अभी रहने दें, हम फ्यूचर में देखेंगे। जनरल बाजवा ये सुनकर हैरान रह गए और ये इमरान खान की तरफ से उनके लिए पहला धचका था। मगर जनरल फैज़ हमीद की तरफ से अदालतों को मुबैना तौर पर मैनेज करने का ये एक ही इल्ज़ाम नहीं है। 2017 में जब सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को नाअहल किया और 2018 में बाकायदा उन्हें एहतसाब अदालत से सजाएं सुनाई गई, तो उस वक्त उन सजाओं के खिलाफ नून लीग ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया। फिर जुलाई 2018 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने अवामी सतह पर दावा किया कि इदारे उन पर दबाव डाल रहे हैं कि वो नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दें। और बाद में जनरल फैज़ हमीद का नाम भी लिया कि वो उनके पास ये ऑफर लेकर उनके घर आए थे कि नवाज शरीफ की सजाएं बरकरार रखनी है। होना तो ये चाहिए था कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी के बयानात की, इल्ज़ामात की तहकीकात की जाती, मगर फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस शौकत सिद्दीकी के खिलाफ ही कार्रवाई शुरू कर दी और उन्हें ओहदे से निकाल दिया गया। अपने दिफा के लिए शौकत सिद्दीकी ने जो जवाब जमा कराया उसमें वाज़े तौर पर कहा गया कि ISI के अफसर फैज़ हमीद ने उनसे रब्ता किया था और उनसे नवाज शरीफ और मरियम नवाज के केस के हवाले से बात की थी और पूछा कि वो इस केस के हवाले से क्या राय रखते हैं। जैसे शौकत सिद्दीकी का दावा है कि उन्होंने कहा था कि वो मेरिट पर केस देखेंगे, मगर फैज़ हमीद ने जवाब दिया था कि इस तरह तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। इस दौरान ये भी इल्ज़ामात लगते रहे कि जनरल फैज़ हमीद अदलिया में मुदाखलत से मुतालिक इतने मजबूत हो गए थे कि वो जजेस की तैनाती से मुतालिक भी दबाव डालते थे। इस हवाले से खुद मौजूदा वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने एतराफ़ किया कि जब वो जजेस की तैनाती से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा थे तो जनरल फैज़ हमीद किसी को जज लगाने के लिए मरे जा रहे थे और इसके लिए उनसे रब्ता भी किया गया। मेरे साथ तो उनको बात या मैसेज करना नहीं चाहिए था जो उन्होंने मेरे साथ सलूक किया था, लेकिन वो मरे जा रहे थे उनके लिए। जनरल फैज़ किसी को जज लगवाने के लिए मरे जा रहे थे। आपसे भी बात की
हमारे साथ भी रब्ता किया। लेकिन उन्होंने जिन साहब की आपको सिफारिश की थी वो जज तो बन गए। ये जी बिल्कुल बन गए। यानी ये फैक्ट जो है ये मेरे इल्म में है कि उनका कहाँ पे तल्लक है। अब अगर वहाँ से कोई बात होती है तो फिर मैं तो समझूंगा ना कि जनाब ये पीछे फलां साहब हो सकते हैं। मगर जनरल फैज़ हमीद पर मुदाखलत का इल्ज़ाम सिर्फ अदलिया तक महदूद नहीं है, बल्कि उन पर इल्ज़ाम ये भी है कि उन्होंने पार्लियामेंट में सियासी इंजीनियरिंग का एक मजबूत निज़ाम तश्कील दिया। जब मार्च 2021 में इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो गए तो बाद में ये तफसीलात आईं कि ये कामयाबी भी जनरल कमर जावेद बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की मदद से हासिल हुई। इस कहानी की तफसील भी जावेद चौधरी ने जनरल बाजवा से मुलाकात के बाद अपने कॉलम में लिखी है और कॉलम के मुताबिक सेनेट में डॉक्टर हफीज शेख के मुकाबले में यूसुफ रजा गिलानी जीत गए। यूँ साबित हो गया कि एस्टैब्लिशमेंट वाकई हुकूमत के पीछे से हट गई है। लेकिन फिर अचानक इमरान खान ने ऐलान कर दिया कि वो 6 मार्च 2021 को एतमाद का वोट लेंगे और एस्टैब्लिशमेंट एक बार फिर इमरान खान की सपोर्ट पर मजबूर हो गई। जनरल फैज़ हमीद को जिम्मेदारी सौंपी गई और वो 72 घंटे मुसलसल जाग कर हुकूमत बचाने में कामयाब हो गए। चौधरी शुजात हुसैन उस वक्त अस्पताल में थे। चौधरी सालिक हुसैन उनको खाना खिला रहे थे। एक फौजी अफसर गुलदस्ता लेकर अस्पताल आए, चौधरी साहब की आयादत की और उसके बाद दरख्वास्त की कि सर बेशक चौधरी साहब अलील हैं, लेकिन आपने कल हर सूरत पार्लियामेंट हाउस पहुंचकर वजीर आजम को एतमाद का वोट देना है। सालिक हुसैन दूसरे दिन जब तक पार्लियामेंट हाउस नहीं पहुंच गए, उन्हें उस वक्त तक फोन आते रहे। तारिक बशीर चीमा बहावलपुर में थे, उन्हें फोन करके कहा गया कि आप खुद आएंगे या आपको लाने का बंदोबस्त किया जाए। बहरहाल जनरल फैज़ हमीद ने जैसे तैसे MNAs पूरे कर दिए। आखिरी वोट गुलाम बीबी भरवाना का था, वो नहीं मान रही थी, लेकिन फिर आखिर में आर्मी चीफ को बताया गया कि वो भी झंग से निकल पड़ी हैं और हमारी गाड़ी उनके पीछे पीछे है। यूँ 6 मार्च को एतमाद का वोट हो गया और PDM को एक बार फिर ये मैसेज चला गया कि फौज न्यूट्रल होने के बावजूद इमरान खान की हुकूमत को गिरने नहीं देगी। और इमरान खान खुद भी तस्लीम कर चुके हैं कि हमें इत्तेहादियों को पार्लियामेंट बुलाने के लिए एजेंसीज को कहना पड़ता था। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत बताते थे कि हम आए नहीं बल्कि लाए गए हैं। ये बताएं डॉक्टर साहब कि आप खुद चलकर आ गए, आपके तो बड़े गिले शिकवे थे। जी हम आए नहीं, लाए गए और बहुत इत्तेमाम से लाए गए। और सर कौन लाया आपको? लाया कौन है? अच्छा जो सर गायब करते हैं वो तो सर। फवाद चौधरी ने हुकूमत जाने के बाद बताया कि हमने तो पूरी सियासत ही आउटसोर्स कर दी। इसके अलावा जब अगस्त 2019 में सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक एतमाद की करारदाद पेश हुई तो अपोजिशन के अक्सरियती सेनेटर्स यानी 64 सेनेटर्स उस करारदाद के हक में खड़े हो गए और सादिक संजरानी को हटाने के लिए सिर्फ 53 वोट्स की ज़रूरत थी। यानी अपोजिशन के पास मतलूबा वोट से 11 वोट ज़्यादा थे, मगर जब करारदाद पर खुफिया रायशुमारी हुई तो करारदाद के हक में सिर्फ 50 वोट आए। अपोजिशन के 14 वोटों में से 5 मुस्तरद हो गए। 9 वोट इमरान खान के उम्मीदवार सादिक संजरानी के हक में डाल दिए गए। और जब अपोजिशन के उम्मीदवार मरहूम हासिल बजंजो से इस हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने जिम्मेदारी जनरल फैज़ हमीद पर डाल दी। रात इशाइये में आप कह रहे थे कि 64 लोग आपके होंगे, तो ये कहाँ गए 64 लोग? 64 खड़े नहीं थे, खड़े नहीं। तो ये जब अंदर गए हैं खुफिया रायशुमारी में, तो ये कौन लोग हैं 14 लोग जो आपसे? ये जनरल फैज के लोग हैं। जनरल फैज ISI के चीफ है, जानते हैं आप, उसके लोग हैं। मगर उस वक्त तहरीक इंसाफ के रहनुमा इसे ज़मीर की आवाज़ करार देते थे। हमने नहीं तोड़े, लोगों का ज़मीर जागना शुरू हो गया। आज पीपल्स पार्टी में है, PMLN में है, बाकी पार्टीज में है, उन्होंने अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला किया। ज़मीर के मुताबिक फैसला करेंगे क्योंकि नाइंसाफ़ी अल्लाह को नापसंद है। इसके अलावा इमरान खान के दौर में अपोजिशन के खिलाफ केसेस बनाने और हुकूमत की केसेस में रिलीफ फराहम करने के लिए भी जनरल फैज़ हमीद ने मुबैना तौर पर अहम किरदार अदा किया, क्योंकि शौकत तरीन को जब इमरान खान वज़ीर ख़ज़ाना बनाना चाहते थे तो उन पर नैब का केस था और उन्होंने शर्त रखी थी कि उनके केस का फैसला हो जाए तो ही वो कोई ओहदा कबूल करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना बनने से चंद दिन पहले हमारे प्रोग्राम में भी शौकत तरीन ने यही बात कही थी और फिर शौकत तरीन वज़ीर ख़ज़ाना बन गए। और हाल ही में इस हवाले से ये तफसीलात सामने आई कि जनरल फैज़ हमीद ने शौकत तरीन के खिलाफ केसेस ख़त्म कराए और फिर खुद शौकत तरीन ने तस्लीम किया कि उनकी जनरल फैज़ हमीद से अपने केस से मुतालिक बात हुई थी। यानी इन इल्ज़ामात को तक़वियत मिलना शुरू हो गई कि जनरल फैज़ हमीद इमरान खान के लिए मुबैना तौर पर सब कुछ मैनेज कर रहे थे। इसलिए इमरान खान उन्हें किसी भी तरह DGISI के अहदे पर बरकरार रखना चाहते थे और इस बात का वो खुद भी इकरार कर चुके हैं। मगर इमरान खान का ये मॉडल उस वक्त नाकाम हो गया जब फ़ौज के सियासी किरदार पर तनकीद बढ़ती चली गई और इस तरह जनरल कमर जावेद बाजवा ने DGISI जनरल फैज़ हमीद को अहदे से हटाकर लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को ISI का सरबरा मुकर्रर किया। और मौजूदा DGISI ने भी बताया कि इमरान खान ने उनसे कहा कि मुल्क का सबसे बड़ा मसला तो अपोजिशन है। मैं जब खुद DGISI बना तो मेरे से पूछा गया कि पाकिस्तान का नंबर 1 मसला क्या है, तो मैंने कहा सर मेरी नज़र में ये हमारे मुआशी मसाइल हैं। बहरहाल जिन्होंने सवाल पूछा वो मेरी राय से मुत्तफिक नहीं हुए, उनकी नज़र में हिज़्ब इख्तिलाफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला था।
और जब जनरल फैज़ हमीद की मदद से इमरान खान महरूम हो गए तो फिर उनकी हुकूमत भी चली गई। मगर आज भी नून लीग इल्ज़ाम लगा रही है कि जनरल फैज़ हमीद और साकिब निसार रिटायरमेंट के बाद भी इमरान खान के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। आज हमने साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद पर लगने वाले इल्ज़ामात से मुतालिक उन्हें प्रोग्राम में आने की दावत दी और कहा कि आपसे इन सवालात से मुतालिक इंटरव्यू किया जाएगा, जिसमें पहला सवाल ये था कि मरियम नवाज और दीगर सियासी रहनुमाओं के मुताबिक आपको कोर्ट मार्शल का सामना करना चाहिए क्योंकि आप 2017 और 18 में सियासी इंजीनियरिंग में शामिल थे, अदालतों के फैसलों को मैनेज करते थे और जस्टिस शौकत सिद्दीकी के घर जाकर अपील की दरख्वास्त को मैनेज करते रहे। दूसरा सवाल यह था कि आपने साकिब निसार के जरिए इमरान खान और जहांगीर तरीन की नाअहली को मैनेज किया। तीसरा सवाल जिससे मुतालिक हमने उन्हें इंटरव्यू की दरख्वास्त की वो ये था कि आपने सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को मैनेज किया। चौथा सवाल यह था कि आपने 2021 में इमरान खान के लिए एतमाद के वोट को मैनेज किया। पांचवा सवाल यह था कि आपने इमरान खान की हुकूमत के हक में वोटिंग के लिए इत्तेहादियों को मैनेज किया। और छठा सवाल यह था कि आपने कामरान खान को जवाब देते हुए ये कहा कि आपने सिर्फ आर्मी चीफ के फैसलों की पैरवी की है। तो क्या आप पर सियासी रहनुमाओं की तरफ से जो इल्जामात लगते हैं, क्या आपने वो सब कुछ आर्मी चीफ के कहने पर किया था जिनके आप मातहत थे? इन तमाम सवालों के जवाब के लिए हमने जनरल फैज़ हमीद को दावत दी, उन्होंने जवाब नहीं दिया। साकिब निसार साहब तरदीद करते हैं तमाम इल्ज़ामात की, हमने उन्हें भी बार बार दावत दी है, वो भी जवाब नहीं देते। कल भी प्रोग्राम में दोनों आ सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। याद अल्लाह।